दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे से रास्ता खुद ब खुद गायब हो गया है। मैं जानता हूं दोस्तों कि मेरी ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे अब खुद नहीं पता कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। इस वक्त मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे यहां अंदर आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं मोबाइल से किसी को कॉल करता हूं। हाँ। नैनीताल एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां की वादियां हर वक्त प्यार में डूबी रहती हैं। देश विदेश से लोग यहां पे सैर करने के लिए आते हैं ताकि वो अपने साथ कुछ प्यारी यादें ले जा सकें। आर्यन, जो कि 22 साल का एक युवा लड़का था, छुट्टियां मनाने नैनीताल पहुंचा। आर्यन दरअसल एक व्लॉगर था। जगह जगह घूमना और उसे शूट करके यूट्यूब पे डालना उसका शौक भी था और पेशा भी। हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त हूं इंडिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक नैनीताल में, और मैं आपको बता नहीं सकता कि यह शहर कितना सुंदर है। आप खुद एक बार मेरे कैमरे की नजर से इस जगह का नजारा देखकर अंदाजा लगा लीजिए। रुको मैं दिखाता हूं। ये देखो, ओए होए 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 होए। और हाँ, उधर उस पहाड़ के पीछे एक घना जंगल है। अगले एपिसोड में मैं उस जंगल के अंदर जाकर आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हो, चलो आज का एपिसोड तो शूट हो गया। अब उस पहाड़ के पीछे के जंगल को कल शूट कर लूंगा। एक्चुअली क्यों ना उसे आज ही शूट कर लूं तो? हाँ, चलो लेट्स मूव। वाओ, जस्ट वाओ 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 वाओ। आज तो बहुत मजा आने वाला है। अमेजिंग। चलो, अच्छी बात यह कि आसपास कोई भी नहीं है, तो शूटिंग में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो अंदर चलते हैं। वेल दोस्तों, ये है वो घना जंगल जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था। और मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा हूं, सूरज की रोशनी कम होती जा रही है और अंधेरा पड़ता जा रहा है। मैं धीरे धीरे आगे। ये क्या है? अरे बाप रे, बच गए। ये तो काला नाग लग रहा है। वाह, इतने नजदीक से मैंने ब्लैक कोबरा को कभी भी नहीं देखा है। आप खुद ही देख सकते हो इस कैमरे में। आर्यन अपने कैमरे से पूरे जंगल में घूम घूम कर शूट करने लगा। वैसे तो जंगल में कई लोग आते ताकि वो कुछ खूबसूरत पलों को कैद करके लौट सकें, लेकिन कभी कभी लौटना कुछ लोगों की किस्मत में नहीं होता। चलते चलते आर्यन की नजर अचानक से बाईं तरफ जाती है, एक कच्ची सड़क पर, जो कि बहुत ही पतली थी। उस सड़क से कोई जा न सके, इसके लिए उस रास्ते को कांटेदार तार से घेर दिया गया था। आर्यन उत्सुकतावश उस रास्ते के पास गया। अब ये रास्ता कहां जाता है और ये कांटे लगाकर इस रास्ते को बंद क्यों कर दिया गया? आर्यन ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर पेड़ पर लटके एक टूटे हुए साइन बोर्ड पर गई। उस बोर्ड पर बहुत धूल जमी पड़ी थी। आर्यन ने फूंक मारकर धूल को साफ किया। बोर्ड पर लिखे शब्द दिखने लगे। आर्यन उस बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ता है। वाह, अच्छा, अंदर खतरा है। इस रास्ते से अंदर जाना सख्त मना है। अंदर जंगली जानवरों से जान का खतरा है। कृपया इस जगह से दूर रहें। हो, ऐसी बात है। मतलब अंदर खतरा है, और अगर ऐसा है तब तो फिर अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम भी आर्यन है। आर्यन यानी खतरों का खिलाड़ी। चल आर्यन, दिखा दे अपना कमाल। हाँ, ये कहते हुए आर्यन उन कांटेदार तारों को लांघकर उस रास्ते में घुस गया। इस रास्ते को देखते हुए एक बात तो तय थी कि यह रास्ता कई सालों से बंद पड़ा था। ना कोई फॉरेस्ट गार्ड और ना ही कोई टूरिस्ट। जैसे जैसे आर्यन जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जंगल और ज्यादा खामोश होता जा रहा था। अचानक से आर्यन को महसूस हुआ कि उसके पीछे का रास्ता गुम होता जा रहा था। आर्यन एकदम से चौंक गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे वो रास्ता नहीं, बल्कि जंगली पेड़ पौधे दिख रहे थे। What the? ये क्या बकवास है? मैं जिस रास्ते से आ रहा था, वो रास्ता कहां गया? ऐसा कैसे हो सकता है? रास्ता खुद ब खुद गायब कैसे हो सकता है? आर्यन आसपास चारों ओर दौड़कर देखता है, पर रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था।
वो काफी घबरा गया। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मैं वापस कैसे जाऊंगा? आर्यन कैमरे की ओर देखता है और बोलता है, हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे से रास्ता खुद ब खुद गायब हो गया है। मैं जानता हूं दोस्तों कि मेरी ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे अब खुद नहीं पता कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। इस वक्त मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे यहां अंदर आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं मोबाइल से किसी को कॉल करता हूं। हाँ। आर्यन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, पर सिग्नल का दूर दूर तक पता नहीं था। आर्यन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है, कोई है? मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं। आर्यन की आवाज वापस लौट कर आ गई। उसके चिल्लाने से अचानक जंगल में कई तरह के जानवरों की आवाजें आने लगी। वो खामोश जंगल अचानक से जाग उठा। आर्यन हताशा में फिर से चिल्ला उठा, कोई है? प्लीज मेरी यहां मदद करो, मैं रास्ता भटक गया हूं। कोई है? आर्यन के इस बार चिल्लाते ही जंगल के पंछी और जानवरों की आवाजें एकाएक बंद हो गईं और वो जंगल फिर से खामोश हो गया। आर्यन को इस खामोशी से थोड़ी अचरज हुई, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक से एक काला साया हवा को चीरते हुए ठीक आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया। उस काले साये के चेहरे पर चमकती हुई दो लाल आंखें देख डर के मारे आर्यन के हाथ से कैमरा छूट गया और वो तेज रफ्तार में वहां से दौड़कर भागा। मगर आर्यन की रफ्तार काफी नहीं थी। वो काला साया जमीन से उछलता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तेजी से कूदते हुए आर्यन का पीछा करने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक आर्यन की नजर उसी कांटेदार तार की ओर गई जहां वो साइन बोर्ड लगा था। एक समय के लिए आर्यन की जान में जान आई। उसे लगा कि जंगल से बाहर निकल जाने का रास्ता उसे मिल गया और वो साइन बोर्ड की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। पर यह क्या, वो कांटेदार तार अपने आप आर्यन की ओर बढ़ने लगी। आर्यन के होंठ सूख गए। आर्यन डर के फिर से जंगल की ओर पलटकर भागने लगा। वो कांटेदार तार तेजी से आर्यन के पैरों की ओर लपके और उसके पैरों को जोर से बांध दिया। दर्द से आर्यन की कराह उठी। ये सब उस काले साये की शक्ति से हो रहा था। घिसटाते हुए कांटेदार तारों ने आर्यन को एक पेड़ से बांध दिया। आर्यन पूरी तरह से बेबस हो चुका था। काला साया ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काले साये ने गुर्राते हुए भारी आवाज में कहा, यहाँ पर क्यों आए हो? अब तुम्हें मरना ही होगा। आर्यन गिड़गिड़ाने लगा, देखो, आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। आखिर मेरी उम्र ही क्या है? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। उस काले साये ने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और फिर एकदम से नीचे झटक दिया। कांटेदार तार आर्यन के बदन के अंदर तेजी से धंसते गए और देखते ही देखते आर्यन का बदन दो टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर गया। आर्यन की आखिरी चीख उठी और फिर जंगल ऐसा खामोश हुआ मानो दुनिया के नक्शे पर उस जंगल का नामो निशान भी ना हो। काठ गोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर देविका, उसकी सहेली लीला और उसका बॉस नारायण टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। देविका के पास दो बैग थे। देविका, तुम्हारी जिद की वजह से ही हमें इतनी दूर आने के लिए फ्लाइट की जगह ट्रेन में आना पड़ा। आई डोंट नो, तुम हमेशा ट्रेन से ही सफर क्यों करती हो? अब इनको कैसे समझाऊं कि अपने सीक्रेट गैजेट्स को एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बचाना कितना मुश्किल काम है। कुछ नहीं सर, वो एक्चुअली मुझे एरोफोबिया है ना, फ्लाइट के अंदर चक्कर आने लगते हैं, इसलिए मेरे लिए ट्रेन ही ठीक रहेगी। और मुझे पहाड़ों में चक्कर आने लगते हैं। ओह अच्छा, एक बात बताओ देविका, एक दिन के रहने के लिए ये दो बैग लाने की क्या जरूरत थी भाई? सर,
इसके एक बैग में तो बस मेकअप का ही सामान है। ओह कम ऑन लीला, कुछ भी मत बोलो, जैसे कि तुम मेकअप करती ही नहीं हो। ओके 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 ओके, कूल डाउन, तुम दोनों लड़ो मत। और ये ड्राइवर कहाँ मर गया, कहाँ? हाँ, वो रहा। देविका, लीला और उसका बॉस नारायण स्टेशन से नैनीताल के लिए रवाना हो गए। कार के अंदर बैठते ही देविका गहरी सोच में डूबी हुई थी। वैसे तो नैनीताल देविका पहली बार आई थी, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि इस जगह से या तो उसका कोई पुराना नाता है या कोई नाता जुड़ने वाला है। चलो भाई, अभी तो सबसे पहले अपने अपने रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ। आज के डिनर पर कल की स्पीच हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो। उफ, ये गेस्ट हाउस भी पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। अब इन लोगों को क्या बताऊं कि घाटियां देखते ही मेरी हालत पतली हो जाती है। पता नहीं साइबर सिक्योरिटी पर सेमिनार इन लोगों को नैनीताल के पहाड़ों में क्यों रखना था। हाँ, खैर। देविका अपने कमरे में घुसते ही कमरे का दरवाजा झट से बंद कर लेती है और अपना एक बैग खोलती है। उस बैग में देविका के स्पेशल गैजेट्स जैसे स्पेक्ट्रल रीडर, ईएमएफ स्कैनर और एक सुपर स्मार्ट रिस्ट बैंड भी था। देविका उन्हें कमरे के अलमारी में रखकर लॉक कर देती है। मैंने सुना है कि पहाड़ों पर कई सारी आत्माएं भटकती हैं। अगर वाकई ऐसा है तो आज मुझे आसपास कोई ना कोई आत्मा जरूर मिलेगी। अंधेरे में ये गैजेट्स किसी भटकती हुई आत्मा को जरूर ढूंढ लेंगे। ये कहते हुए देविका शावर लेने बाथरूम में चली गई। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे वादियों में पसर रहा था। गेस्ट हाउस के पीछे से एक पतला दरवाजा धीरे से खुलता है। देविका बिना कोई आवाज किए बाहर निकलती है। देविका अपनी हुडी को टाइट करती है और गेस्ट हाउस के पीछे की ओर चलना शुरू करती है। देविका एक छोटे से जंगल की ओर बढ़ रही है। गेस्ट हाउस के पीछे का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। थोड़ी दूर पर देविका को एक छोटा सा जंगल दिखा। वो जंगल की तरफ चलने लगी। जंगल में घुसने से पहले देविका ने अपना स्पेशल रिस्ट बैंड ऑन किया और ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लगी। उसके बाद देविका ने फ्लैश लाइट ऑन किया और अंदर घुस गई। ब्यूटीफुल, काफी इंटरेस्टिंग जगह है, रहस्यमय भी और खूबसूरत भी। पहाड़ी जंगलों में कुछ तो बात है। देविका काफी एक्साइटेड थी और वो जंगल के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि आज उसका किसी न किसी से तो सामना होने वाला है। और ठीक उसी वक्त उसके रिस्ट बैंड पर ब्लिंक करती ग्रीन लाइट एकदम से रेड कलर की हो गई। रेड लाइट? इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में आगे कोई है। अगर ऐसा है तो आज बहुत मजा आने वाला है। चल देविका, द मिशन इज ऑन। ये कहते हुए देविका ने अपना दूसरा गैजेट ऑन किया, जिससे वैसी आवाजें भी सुनी जा सकती हैं जिन्हें हमारा कान नहीं सुन सकता। अचानक देविका के एक गैजेट से कुछ आवाज आई। ईवीपी रिकॉर्डर ऑन करती हूँ। इसके जरिए मैं आत्मा की बात रिकॉर्ड कर सकती हूँ और उससे बात भी कर सकती हूँ। देविका ने जैसे ही उस मशीन को ऑन किया, कुछ ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई औरत कुछ बोल रही हो। हालांकि उस औरत की आवाज साफ नहीं थी। हेलो हेलो हेलो, कोई है? हेलो। ये आवाज तो किसी औरत की है, यानी आसपास किसी औरत की आत्मा मौजूद है। मुझे ये रिकॉर्डर उसके करीब ले जाना होगा ताकि उसकी आवाज साफ साफ सुन सकूं। देविका जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे उस औरत की आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी। क्या कहा? एक बार मेरे सामने तो आओ, जान से मार डालूंगी तुम्हें। ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। वो आत्मा वहीं पर है। देविका बेहद सावधानी के साथ दबे पांव धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ती है। पेड़ की तरफ पहुंचते ही देविका अचानक से चौंक गई और दूसरी तरफ से एक औरत के चीखने की आवाज आई। लीला? देविका,
यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो मैं तुम्हें ही खोज रही थी। बॉस डिनर के लिए बुला रहे हैं। क्या यार, तुमने तो डरा ही दिया। मैंने डरा दिया? जंगल में इस वक्त अकेले क्या कर रही हो तुम? और ये किसको मारने की बात कर रही थी? ओहो, अरे अंदर गेस्ट हाउस में नेटवर्क नहीं मिल रहा था ना बाबा, तो मैं बाहर आई और बात करते करते इस तरफ आ गई। और मैं अपने बॉयफ्रेंड रोहन से बात कर रही थी। मैं तो बस प्यार से कह रही थी कि एक बार सामने आओ तो जान से मार दूंगी। उसने मुझे 2 घंटे से फोन ही नहीं किया था। तुम भी ना। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या हाथ में? ये कुछ नहीं, बस ऑडियो रिकॉर्डर है। सोचा जंगल में पंछियों की आवाज रिकॉर्ड करूंगी। खैर जल्दी चलो, बॉस गुस्सा कर रहे हैं। कल सेमिनार में स्पीच भी तो देनी है ना। लीला और देविका गेस्ट हाउस की ओर लौट गए। देविका को आज निराशा जरूर हुई, मगर हर निराशा के पीछे एक आशा छुपी होती है। देविका भी जानती थी कि आज नहीं तो कल उसका सामना किसी न किसी आत्मा से जरूर होगा। नैनीताल की वादियों में एक और खूबसूरत सुबह हुई। देविका, लीला और उनके बॉस नारायण सेमिनार हॉल में पहुंच गए थे। आज के जमाने में आपका डेटा ही आपका पैसा है, और इस पैसे यानी कि अपने डेटा को सेफ रखना ही हम सबकी जिम्मेदारी है। हैकर्स का अटैक दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा है। हैकर्स का क्या है, वो तो हैकर क्या कर लेगा? यहाँ तो मोबाइल में टावर ही नहीं है। सुबह से अपने रोहन से बात ही नहीं हुई मेरी। देविका लीला की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी देविका का रिस्ट गैजेट हल्के से बीप करता है। देविका तुरंत ब्लूटूथ ईयरफोन अपने कान में लगा लेती है और गैजेट पर एक पुश नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। न्यू सस्पेक्ट, पैरानॉर्मल डेथ, विक्टिम आर्यन रावत। देविका के फोन पर एक न्यूज फ्लैश होती है। नैनीताल के एक जंगल में आज सुबह एक और लाश 2 टुकड़ों में मिली। पुलिस के कहने के मुताबिक यह किसी जंगली जानवर का हमला है, लेकिन वहां के गांव वाले और आदिवासियों का कहना है कि यह किसी प्रेत आत्मा का काम है। यह चौथी बार है जब इसी जंगल में कोई मौत इस तरह से हुई है। देविका तुरंत अपना गैजेट बंद कर देती है। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बदल जाता है। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, ओ यस, सब ठीक है। वो माँ का फोन आ गया था। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट और एम्प्लॉय को, जो कंप्यूटर की दुनिया की बादशाह, ओह माय मिस्टेक, सॉरी, आई मीन टू से कि महारानी। यस, लेट्स वेलकम मिस देविका हेगड़े। अरे ये लड़की हमेशा टाइम पर ही धोखा देती है। इधर देविका तेजी से जीपीएस को फॉलो करते हुए उस जंगल की ओर बढ़ रही थी जहां आर्यन की दर्दनाक मौत हुई थी। देविका को मन ही मन ये यकीन था कि आर्यन को किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी भयानक आत्मा ने मारा है। जीपीएस फॉलो करते हुए देविका जंगल तक आ जाती है। वो अपनी बाइक पार्क करके अंदर की ओर जाती है। थोड़ी दूर चलते हुए उसे वही साइन बोर्ड दिखता है जिसे आर्यन ने इग्नोर किया था। जंगल के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद उसका ईएमएफ सेंसर गैजेट आवाज करने लगता है। इस बार मैं धोखा नहीं खा सकती। इस बार इस जंगल में वाकई कोई है। देविका जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जंगल का तापमान गिरता जा रहा था। देविका को अचानक से ठंड लगने लगी। ठंड अचानक से बढ़ती जा रही है। वो आत्मा मेरे आसपास ही है। मुझे उससे बात करनी चाहिए। देविका तुरंत अपना दूसरा गैजेट ऑन करती है। हेलो, कोई है मेरे आसपास? सामने आओ, मैं जानती हूँ तुम यहीं हो। चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, वरना तुम्हें कैद करने में मुझे देर नहीं लगेगी। देविका ने आत्मा को ललकारा। थोड़ी देर के लिए एकदम खामोशी छा गई और फिर देविका के गैजेट से एक भारी गुर्राती हुई आवाज आई।
मरेगी, मरेगी तू, बहुत बुरी मौत मरेगी तू। चली जा, चली जा, वरना मार डालूंगा तुझे। देविका ने हिम्मत दिखाई। दूर से क्या डराता है, पहले मेरे सामने तो आ। अचानक पेड़ में हलचल हुई, सारे पत्ते हिलने लगे, जंगल के जानवर और पंछी चीखने लगे। शोर इतना तेज था कि देविका ने अपने कान बंद कर लिए और ठीक उसी वक्त वो काला साया अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें फाड़े देविका के चेहरे के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर देविका की आंखों में घूरने के बाद काले साये ने अपना मुंह फाड़ा और जोर से दहाड़ मारी। उसकी तेज दहाड़ और नुकीले दांतों को देखकर देविका भी थोड़ा घबरा गई। पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। देविका ने फुर्ती से एक छोटा सा गैजेट बाहर निकाला और बटन दबा दिया। गैजेट से एक बिजली निकली और सीधा उस काले साये से टकराई। काला साया बिजली के झटके से टकराकर दूर गिर गया। सीधे तरीके से मान जाओ, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। ये कहते हुए देविका ने अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि आत्मा को कैद करने वाली मशीन निकाली और बटन दबा दिया। मशीन से लेजर लाइट काले साये की ओर निकली, पर इससे पहले कि वो लेजर लाइट काले साये को कैद कर पाती, वो उछलकर देविका के पास आ गया और एक झटके में उसकी मशीन को चकनाचूर कर दिया। देविका को काले साये की शक्ति पर यकीन ही नहीं हुआ। अब बारी काले साये की थी। उसने इशारा किया और कटीले तारों ने देविका को पेड़ से बांध दिया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देविका ने हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। देविका की सांसें तेजी से चल रही थीं। काले साये ने अपने दोनों हाथों को उठाया और आखिरी वार करने को तैयार हो गया, पर तभी पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज आई। काले साये ने चौंक कर इधर उधर देखा तो दूर अंधेरे में कोई खड़ा था। देविका ने भी अपनी आंखें खोली और एकटक देखने लगी। हल्के अंधेरे में से एक आदमी बाहर आया और उजाले में आकर खड़ा हो गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि देव था। देविका देव को देखकर हैरान हो गई। तुम जो कोई भी हो, इसे छोड़ दो। तुम चाहो तो इस लड़की के बदले मुझे मार सकते हो। काले साये की भयानक आंखें चमक उठी। वो एकदम से देव की ओर झपटा। देव पहले से चौकन्ना था। उसने फुर्ती से अपना फैंटम कॉर्ड्स वाला पेंडेंट काले साये के ठीक सामने रख दिया। वो पेंडेंट बहुत तेजी से चमकने लगा। काले साये की लाल आंखें चौधियां गईं। उसकी सारी शक्तियां उस पेंडेंट के सामने शिथिल पड़ गईं। वो अब पूरी तरह से सम्मोहित हो चुका था। देव पहले देविका की ओर जाता है और उसके बंधन खोलता है। तुम ठीक हो? देविका को इस अजनबी फरिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस उसे टकटकी लगाए देखती रही और अपना सिर हिला दिया। देव उस काले साये के पास आया। कौन हो तुम? अपने बारे में बताओ। वो काला साया अपने असली रूप में आया। मेरा नाम रतनलाल है। किसी जमाने में मैं पास के गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करता था। बीवी बच्चों के साथ मेरी जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी। बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे हम लोग। पर जो भी था, हम अपने जीवन में खुश थे। मैं अक्सर इस जंगल में आया करता था लकड़ी काटने के लिए, और उसी लकड़ी से हमारे घर का चूल्हा जलता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन जाने कहां से दो मनहूस इस जंगल में आए। मुझे पता चला कि वो दोनों शिकारी थे। रात में वो चुपके से भालू का शिकार करते और उसे तस्करों के हाथों बेच देते। मैंने ये बात गांव वालों को बताई, पर डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि उनके पास बंदूकें थीं। हम इस जंगल को अपनी मां मानते हैं और यहां के पशु पक्षियों को अपने परिवार की तरह ही मानते हैं, और
ऐसे में अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? फिर क्या था, एक दिन मैं उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और कहा कि यहां से लौट जाओ अपने शहर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवान था और सीधा साधा भी। दुनिया कितनी जालिम है ये मैं समझ नहीं पाया। वो निहत्थे होते तो अकेला लड़ जाता उनसे, पर उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी। एक गोली आई और मेरे पैर पर लगी। मैं लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। उन्होंने मुझे घसीटकर पेड़ से बांध दिया और बहुत मारा, बहुत। मैं भीख मांगता रहा, मैं दर्द से चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अपने बीवी और बच्चों की दुहाई भी दी, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उनके पास एक तलवार भी थी। उस तलवार से उन्होंने मुझे काट कर वहीं मार डाला। 3 दिन तक मेरी लाश 2 टुकड़ों में वहीं पड़ी रही। बाद में मेरी लाश को जंगली जानवर घसीट कर ले गए। पुलिस कहती रही कि मुझे किसी जंगली जानवर ने मारा है, पर गांव वालों को एहसास था कि मुझे किसने मारा है। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब शांत रहे और मैं प्रेत बनकर इस जंगल में भटकता रहा। तब से यहां जो भी आता है उसे शिकारी समझकर मैं मार डालता हूं। देव रतनलाल के दर्द को समझ सकता था। उसने सहानुभूति के साथ कहा, रतनलाल, देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन मैं तुम्हें अपना बदला लेने के लिए किसी निर्दोष की हत्या करने नहीं दे सकता। तुम्हें मैं मुक्त करता हूं ताकि तुम्हारी आत्मा इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। रतनलाल अपना सिर झुकाए रहा और फिर उसने देव की ओर देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि तुम मुझे मुक्त कर दो। देव काले साए यानी रतनलाल के पास आया और अपने जादुई पेंडेंट को उसके सर पे रख दिया। उसी वक्त एक प्रकाश फैली और एक धुआं बनकर रतनलाल की आत्मा आकाश में विलीन हो गई। रतनलाल की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। देव देविका की ओर मुड़ता है। तो तुम यहां क्या कर रही थी? देविका अभी भी खोई हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देव के पास ऐसी शक्ति है। ओ हेलो, मैंने पूछा, तुम यहां क्या कर रही थी? वो एक्चुअली मैं इसी आत्मा को कैद करने आई थी। देव देविका के टूटे हुए गैजेट्स की ओर देखकर कहता है, इन खिलौनों से? देविका को यह बात बहुत बुरी लगी। एक्सक्यूज मी, खिलौना नहीं है ये, एडवांस मशीन्स हैं जो मैंने खुद से बनाई हैं और कई सारी आत्माओं को कैद भी किया है। पता नहीं आज क्या हो गया। अच्छा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं जंगल के उस पार किसी दूसरी आत्मा की खोज में आया था। रास्ते में अचानक से मुझे एहसास हुआ कि इस तरफ कुछ तो बात है। अगर मैं ना आता तो तुम अब तक जिंदा नहीं होती। देविका देव की ओर देखती है और हल्के से मुस्कुराती है। थैंक्स। जिंदगी बचाने के लिए बस थैंक्स। चलो कोई बात नहीं, आओ तुम्हें जंगल के बाहर छोड़ देता हूं। वहां से चुपचाप अपने घर लौट जाना। तुमने अभी अभी बताया कि तुम किसी दूसरी आत्मा की तलाश में जा रहे थे। हाँ, जा रहा हूं। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपना काम अकेले करता हूं। ये कहते हुए देव आगे बढ़ गया। अकेले? That we will see। देविका की आंखों में एक चमक थी। देविका देव के पीछे पीछे चलने लगी। जब भी एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी कहानी के लिए रास्ता बना जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी?
नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।